आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त समय हो गया है राजधर्म का। राम की नगरी अयोध्या जो करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र बिंदु है, उसी अयोध्या में है रामपथ। हर रोज देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालु इसी रामपथ से होकर रामलला का दर्शन करने के लिए राम मंदिर पहुंचते हैं। प्रभु राम से आशीर्वाद लेते हैं। योगी सरकार के बनवाए हुए इस रामपथ ने ही अयोध्या का नक्शा बदला। ये रामपथ आस्था के साथ साथ विकास का प्रतीक भी बन गया। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ही पूरी तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई। राम मंदिर तक जाने के लिए बना रामपथ कई जगहों से धंस गया है। तस्वीर आपके सामने रखूंगी। ये तस्वीरें आपको हैरान भी करेंगी और परेशान भी करेंगी। वो तमाम श्रद्धालु जो जनवरी के महीने में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस वक्त अयोध्या गए थे, उन्होंने जो भव्य अयोध्या का स्वरूप देखा था, आज इसकी तस्वीरें बिल्कुल अलग हो गई है। सड़क का जिसका उद्घाटन रामपथ का जनवरी 2024 में हुआ, जून 2024 आते आते 6 महीने के अंदर अंदर तस्वीर कैसे बदली। उसी रामपथ पर देखिए कैसे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। 6 महीने के अंदर सड़क का कई हिस्सा ऐसा है जो धंस गया है। अयोध्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ की हर वक्त नजर रहती है। आए दिन मुख्यमंत्री यहां का दौरा करते हैं और उसी अयोध्या में रामपथ के साथ ऐसी लापरवाही शायद इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, हमें भी नहीं थी। रामपथ पर गड्ढों को लेकर योगी सरकार एक्शन में है। पीडब्ल्यूडी से लेकर जल निगम के अधिकारियों पर भी कड़ा एक्शन लिया गया। क्या एक्शन लिया गया, सवाल है ये। रामपथ निर्माण में क्या लापरवाही हुई, एक और सवाल। और जिस कंपनी ने रामपथ बनाया उस पर क्या एक्शन लिया गया, इसकी एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। रामपथ बना कैसे ये भी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रामपथ में लापरवाही और गड्ढे की तस्वीर दिखाऊंगी। उस अयोध्या की यह तस्वीर जो अयोध्या जो सड़क चमचमाती हुई दिख रही थी, वहां पर कैसे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। एक ऐसी तस्वीर आपके सामने। न सिर्फ सड़क का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो धंस गया है, बल्कि इसी के अंदर किसी एक व्यक्ति की कार भी कैसे आकर गिर गई, वो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, यहाँ पर बात मैनेजमेंट की भी है, यहाँ पर बात जवाबदेही की भी है और जिम्मेदारी की भी है। 2 दिन की बरसात के बाद रामपथ में जगह जगह गड्ढे हो गए। करीब 13 फीट के रामपथ पर कई गड्ढे हैं। 8 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे हैं। ये देखिए एक तस्वीर, कैसे पूरी की पूरी कार जो है वो इस गड्ढे में समा गई। बारिश के बाद गाड़ियों की आवाजाही से सड़क पर जो दबाव पड़ा, उसे सड़क सह नहीं पाई। सड़क पर ज्यादातर गड्ढे मेन होल के आसपास हुए हैं। जेसीबी जब गड्ढे को पाटने के लिए पहुंची तो सड़क इस जेसीबी का वजन भी वहन नहीं कर पाई। सड़क दरकने लगी। उससे घटिया निर्माण की सच्चाई भी सामने आ गई। आसपास के लोगों ने सड़क पर धंसने वाले जगह के चारों ओर ईंट से घेराव कर दिया, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। सोचे आसपास के लोगों ने इतनी ईमानदारी बरती, लेकिन जिनका काम था इस सड़क को बनाने का, उस कंपनी का क्या, उस ठेकेदार का क्या। रामपथ धंसने की खबर जब लखनऊ पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार लगाई। आनन फानन में प्रशासन ने गड्ढों को भर तो दिया। प्रशासन का कहना यह है कि 13 किलोमीटर लंबे रामपथ में सिर्फ 300 मीटर पर ही दिक्कत आई है और सारे गड्ढे भर दिए गए हैं। अब सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा कि आखिर ये गड्ढे हुए ही क्यों, आखिर थोड़ी सी ही बारिश में रामपथ क्यों धंस गया। पहले रामपथ निर्माण में लापरवाही को लेकर सरकार, जल निगम और पीडब्ल्यूडी के जिन 6 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है, जिन पर कार्रवाई की गई है, उनकी जानकारी आपको दे दें। पहले जल निगम के जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की है, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे का नाम शामिल है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार यादव, जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद, इन पर भी कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, असिस्टेंट इंजीनियर अनुज और एक जूनियर इंजीनियर भी इस मामले में शामिल है, जिनके ऊपर लापरवाही के चलते सस्पेंशन की गाज गिरी है। आखिर रामपथ के निर्माण में लापरवाही क्या हुई वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप रामपथ को समझिए। आप जैसे ही लखनऊ की तरफ से अयोध्या में एंटर होंगे, देखिए वो एरिया कौन सा, लखनऊ का सादतगंज सिविल लाइन,
न्यावा चौराहा होते हुए गुदड़ी बाजार, अमानीगंज होते हुए आप हनुमानगढ़ी और नया घाट की तरफ, और यहीं पर राम मंदिर देखिए लोकेशन हमने स्टैब्लिश कर दी है, आप रामपथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बाईपास पर दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता शहर को बाईपास करता हुआ आगे बढ़ता है, आपको सीधे अयोध्या की तरफ लेकर जाता है, और दूसरा रास्ता वो है जो आपको शहर के अंदर से, वहां के गली कूचों में से होकर लेकर जाता है। रामपथ शहर के अंदर वाले रास्ते पर ही बना हुआ है और इसकी शुरुआत शहादतगंज से होती है। ये रास्ता शहर के अंदर न्यावा अमानीगंज होते हुए आगे बढ़ता है और अयोध्या के हनुमानगढ़ी और नया घाट तक आगे पहुंचता है। अब ये तो हुए रास्ते की बात, लेकिन रामपथ बना कैसे, अब वो आपको समझाती हूँ। रामपथ की जगह पहली एक पतली सड़क थी जो शहादतगंज से नया घाट की तरफ लेकर जाती थी। सरकार ने इसे 4 लेन की सड़क बनाने का प्लान किया। रामपथ बनाने के लिए उसके रास्ते में आने वाले 756 भूस्वामियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनके घर भी थे, जिसमें दुकानें भी थी। वो पूरी लैंड अधिग्रहित की गई और करीब 40 करोड़ का मुआवजा भी दिया गया। रामपथ के रास्ते में करीब 44 धार्मिक स्थल आए, जिनमें से 30 मंदिर थे, 9 मस्जिद थी, 6 मजार शामिल थी। इन्हें या तो पहले पीछे किया गया या फिर इन्हें शिफ्ट कर दिया गया और जगह जगह सीवर लाइन डालने का काम इसी रास्ते पर किया गया। अब शहादतगंज से लेकर नया घाट तक रामपथ की कुल लंबाई की अगर बात कर लें तो ये करीब 13 किलोमीटर की लंबाई है और इसका 30 मीटर, 41 मीटर और 24 मीटर तक चौड़ीकरण किया गया। आप अगर अयोध्या की जो ये काया पलटी गई उससे पहले अयोध्या गए होंगे तो आपको पतली पतली सड़कें दिखाई दी होंगी, लेकिन इसे चौड़ा किया गया। 30 मीटर कहीं 41 मीटर कहीं 24 मीटर इसे चौड़ा किया गया। यानी कि पूरे आंशिक रूप से अगर आप देखें कि कई सारे ऐसे घर हैं, 1050 घर ऐसे हैं जिन्हें या तो तोड़ा गया आंशिक रूप से या फिर पूरा इसे ढाया गया। 1 दर्जन से ज्यादा यूटिलिटी डक्ट बनाए गए ताकि भविष्य में फाइबर, बिजली, पानी, सीवरेज लाइन डालने पर सड़क खोदने की जरूरत ना पड़े। वो अलग बात है कि पूरी की पूरी सड़क इस वक्त खुदी हुई दिखाई दे रही है 13 किलोमीटर की, लेकिन जो प्लानिंग थी वो आपके सामने रख रहे हैं। यूटिलिटी डक्ट से खुदाई करके लॉकिंग टाइल्स लगाए जा सके ऐसी तैयारी थी। रामपथ में करीब 10 फीट नीचे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन भी डाली गई। इसमें सीवर पाइपलाइन अलग से डाली गई। सीवर पाइपलाइन को सड़क से करीब 30 फीट नीचे डाला गया। फुटपाथ के नीचे सीवर कनेक्शन चैम्बर समेत 1 दर्जन से ज्यादा पाइपलाइंस डाली गई। ये तमाम काम चल रहा था, बहुत सारा काम हो गया था, लेकिन अभी भी सीवर लाइन डालने का काम पूरा नहीं हुआ था और इसी बीच बारिश आ गई। रामपथ कैसे बनाया गया ये डिटेल में आपके सामने रख रही हूं। 13 किलोमीटर लंबा रामपथ पहली बारिश ही नहीं झेल पाया, जगह जगह से सड़क धंस गई। शहादतगंज, बेनीगंज, रिकाबगंज, साहबगंज, राम मंदिर के वीआईपी गेट के पास ही नहीं बल्कि खटीक मंदिर चौराहा, इन सभी जगहों पर कहीं बहुत बड़े कहीं बड़े गड्ढे हुए। हालांकि इन गड्ढों को बजरी गिट्टी डालकर फिलहाल के लिए पाट दिया गया है, लेकिन क्या आप ऐसे अयोध्या की कल्पना करते हैं? कैसे रामपथ की कल्पना आप करते हैं? बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? रामपथ बनाते वक्त क्या इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया था? बरसात के मौसम में क्या सड़क धंस जाएगी, और अगर सड़क धंसेगी तो फिर अगला एक्शन क्या होगा? क्या इसके बारे में सोचा गया था? रामपथ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आर&सी इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट 14 दिसंबर 2022 को दिया गया था और 26 अप्रैल 2024 तक का काम पूरा करने का टारगेट था। कंपनी ने काम 24 जनवरी 2023 को शुरू किया और उसे डेडलाइन से पहले ही यानी कि जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया। सवाल यह है कि क्या रामपथ बनाने में गड़बड़ी हुई और क्या इसी हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो गई? लखनऊ से अयोध्या जाने वाली सड़क में ये अयोध्या का एंट्री पॉइंट है। अयोध्या में आपका स्वागत है, वेलकम टू अयोध्या। यहाँ भगवान राम की मूर्ति है और यहीं से शुरू होती है रामपथ की सड़क। रामपथ जो शहादतगंज जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं वहाँ से नया घाट तक जाता है। इसी सड़क पर 2 बारिश से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से
6 इंजीनियर्स, 3 पीडब्ल्यूडी के और 3 जल निगम के सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब ये सड़क किसने बनाई है, पूरा डिटेल यहाँ पर शुरू में लिखा है। ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है, यानी पीडब्ल्यूडी का है, और इसके हिसाब से ये RNC इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने ये सड़क बनाई है। इसमें लिखा है कि इस पूरे जो रामपथ का रास्ता है, इस प्रोजेक्ट की लंबाई है वो 12.94 किलोमीटर है, यानी लगभग 13 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। और इस सड़क बनाने का एग्रीमेंट पीडब्ल्यूडी और RNC इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के बीच 14 दिसंबर 2022 को हुआ था, और इसको 26 अप्रैल 2024 तक ये पूरी सड़क पूरी करनी थी। अब ये सड़क तो पूरी बन गई, इसमें लागत जो है 311 करोड़ रुपए की लागत आई है, और 458 दिन में इसको सड़क को पूरा करना था। सड़क तो पूरी कर ली गई, लेकिन सड़क में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये गड्ढे यहाँ पर जगह जगह हो गए हैं। करीब 13 किलोमीटर लंबे इस रामपथ में 1 दर्जन गड्ढे हुए हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। हालांकि ज़्यादातर गड्ढे भर दिए गए हैं, लेकिन तब भी बहुत सारी गाड़ियाँ जब बारिश हुई तो गड्ढों में चली गई। अब इंजीनियर्स तो सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है इसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेदारी है कई साल तक इस पूरी सड़क को रिपेयर करने की। यानी अगर सड़क में गड्ढा आता है तो वो भी उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। अब जांच पड़ताल चल रही है, सरकार ने एक कमेटी बना रखी है, वो पता करेगी कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से सड़क धंस गई। अब मोटे तौर पे यही कहा जा रहा है कि क्योंकि ये सड़क नहीं बनी थी, यहाँ सीवर लाइन डाली गई थी, लंबे लंबे गड्ढे खोदे गए थे, क्योंकि करीब 9 मीटर नीचे तक जाके सीवर लाइन पड़ती है। जगह जगह मैन होल्स बनाए गए। मैन होल्स बनाने के लिए क्योंकि वहाँ रोलर नहीं जा सकता, वहाँ पे बालू से उसको सेट किया जाता है। वो बालू ठीक से सेट नहीं हुई और बारिश हुई तो ये बालू धंस गई, लिहाजा ये सड़क धंस गई। शुरुआती जांच में यही पता चल रहा है। अब गलती किसकी है, जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब ये तथ्य सामने आ पाएंगे। बारिश की वजह से रामपथ में गड्ढे हो गए हैं, उसे रिपेयर भी किया जा रहा है, बालू और गिट्टी से भरा भी जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना यह है कि सड़कें इसलिए धंसी क्योंकि इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जब इस बारे में हमने जानने की कोशिश की तो जो जानकारियां निकलकर सामने आई वो आपको बता दें। सड़क वहां पर धंसी है जहां पर जल निगम की ओर से गहरी सीवर लाइन के मेन होल बनाए गए थे। मैन होल के पास से जहां पर जॉइंट थे वहां पर पानी का रिसाव हुआ और यही वजह है कि वहां पर सड़कें धंस गई। सड़क धंसने पर उसकी मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। रामपथ पर 1 साल के अंदर ही गड्ढे क्यों हो गए, सवाल इस बात को लेकर भी उठा। निर्माण में लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? योगी सरकार इसकी जांच कर रही है और सड़क बनाने वाली कंपनी भी इस वक्त रडार पर है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के मुताबिक अगर तय समय के अंदर सड़क को नुकसान होता है तो रोड बनाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। नुकसान की भरपाई उसी कंपनी से ही करने का नियम भी है। रोड बनाने के बाद 5 साल तक इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की है। ऐसे में रामपथ बनाने वाली कंपनी पर क्या एक्शन की तैयारी है, अयोध्या के कमिश्नर ने इस पर भी जानकारी दी। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल हमारे साथ है। ये जिस तरह से अयोध्या में जगह जगह पानी भर रहा है, सड़कों पे गड्ढे हो गए, इसकी क्या वजह है? एक 300 मीटर का सेक्शन है रामपथ में रिकाबगंज के पास, वहीं पर 6-7 गड्ढे लगभग हुए थे। तो वहाँ पे उसको क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम बनाई गई है और वो लोग 1-2 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इन द मीनवाइल आपने देखा ही कि गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेलेवेंट इंजीनियर्स। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब कहीं कोई असुविधा ना हो, ट्रैफिक निर्बाध रूप से चलता रहे और जल भराव की समस्या उससे भी जल्दी हम लोग निजात पा लेंगे। वैसे रामपथ पे जो गड्ढे हुए शुरुआती भी ठीक है, जांच चल रही हो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन शुरुआती उसमें क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही, क्या लापरवाही की गई सड़क बनाने में? संभवतः वहाँ पे उस इलाके में कॉम्पैक्शन वो लास्ट में बना था, वो वाला सेक्शन लास्ट में बना था, वहाँ कॉम्पैक्शन नहीं हो पाया होगा। जो उसके बाद जब वहाँ पे जो मैन होल्स बने हैं सीवर लाइन के और उसके जो चेम्बर्स बनते हैं उसके बाद वहाँ पे कॉम्पैक्शन करके उसको वापस रिफिल करना होता है, बैकफिल करना होता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कॉम्पैक्शन प्रॉपरली उस सेक्शन में 300 मीटर के सेक्शन में नहीं हो पाया होगा, जिस वजह से वो वहाँ पे वो ग्राउंड वहाँ पे डिप्रेस हुआ है, सिंक किया गया है।
तो अब वो एग्जैक्ट कारण एक चीफ इंजीनियर की टीम बनाई है, उसमें जल निगम के लोग हैं, इरिगेशन के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं. दे विल इन अ डे और टू दे विल सबमिट अ रिपोर्ट एंड टेल अस एग्जैक्टली व्हाई इट हैज हैपेंड. ऐसे 6 इंजीनियर्स तो पीडब्ल्यूडी और जल निगम के सस्पेंड हो गए, लेकिन ये जो सड़क बनाने का ठेका था वो एक एजेंसी को दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो उसकी भी कहीं जिम्मेदारी बन रही है जो कंपनी ने ये बनाई सड़क. देखिए, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड एक होता है 5 साल तक, उस जो कॉन्ट्रैक्टर उसको अपने खर्चे पे पूरा मेंटेन करना है. तो जो भी कहीं कुछ कमी होगी वो उसमें कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का नहीं होना है और वो उसी के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा. ऑलरेडी ये प्रोविजन है उसमें. तो जो भी कमी है वो ही विल हैव टू बेयर इट और उसको कराया भी जा रहा है. जो भी डिफेक्ट्स हैं उन्हीं के द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट द्वारा एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है. लेकिन मतलब ये जो जिम्मेदारी है ये इंजीनियर्स की हुई या जो कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसकी? अब ये लेट द इंक्वायरी बी ओवर देन वी विल नो. अल्टीमेटली जिम्मेदारी दोनों की होगी, बिकॉज जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको भी देखना चाहिए कि उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है उनको भी ध्यान रखना चाहिए था. ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दबाजी में काम हुआ क्योंकि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो कुछ जल्दबाजी की वजह से ये. देखिए, रामपथ 13 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है और उसके मात्र 300 मीटर सेक्शन में ही ये समस्या आई है. तो आप देखिए, अभी इफ यू ट्रैवल द इंटायर स्ट्रेच ऑफ रामपथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक प्रॉपर अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई जलभराव नहीं है. तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं हुआ है, काम समय से हुआ है और काम को क्वालिटेटिवली किया गया है. परंतु फिर चूंकि इतना बड़ा काम था, एक पर्टिकुलर सेक्शन में कमी आई है, उसके लिए हम लोग करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं. रामपथ ही नहीं, बारिश अयोध्या के कई इलाकों में मुसीबत बनकर बरसी है. कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की भी परेशानी से लोग जूझ रहे हैं. आइए तस्वीरें वहां की भी आपको दिखाती है. 3 तस्वीरें हैं. पहली तस्वीर रामपथ की ही है जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको दे चुकी हूं. दूसरी तस्वीर राम मंदिर से महज 500 मीटर की दूर पर एक कॉलोनी है. वहां पर हर तरफ पानी भर गया है. घर और दुकानों की स्थिति यह है कि वहां पर भी बारिश का पानी दाखिल हो चुका है. बताया जा रहा है कि घरों के अंदर कई फीट तक पानी है. तीसरी तस्वीर अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन की है. यहां पर भी स्टेशन के बाहर दरिया बह रहा है, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी मुसीबत है. अयोध्या का ये जलवानपुरा इलाका है और यहाँ आज जो सुबह बारिश हुई है उसकी वजह से इतना पानी हो गया है कि लोग घरों के अंदर फंस गए हैं. जो अंदर हैं, आपको दूर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, घरों के अंदर पानी भर गया है. कुछ लोग बाहर निकल के आ रहे हैं. क्या हालत है मैम? बहुत बुद्दर हालात है, बहुत ही बेकार. आप देख सकती हैं लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी. मेरा भी घर है, यहाँ 5 फीट पानी है और आप देख सकती हैं दुर्दशा क्या है. और यहाँ के जो उच्च अधिकारी भी हैं इस विषय पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है. और ये विषय कोई नया भी नहीं है, बहुत पुराना विषय है. और यहाँ आप जाने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का जो केंद्र बना है, अगर ऐसा प्रभु श्री राम से मुश्किल 500 मीटर की दूरी पे है ये स्थिति, आप सोच सकते हैं कि क्या दुर्दशा है. आपका नाम क्या? रामनीश शर्मा. आपका घर कहाँ पर है? बगल में है. कैसी हालत है पानी? ये पानी भर गया है, इतना घर में पानी भर गया. आज सुबह जो बारिश हुई उसकी वजह से फिर से पानी आ गया? हाँ, इसके पहले भी भरा हुआ था तो 2 दिन पानी बंद हो गया था तो कम हो गया था. आज बारिश हुआ फिर भर गया. घर का सामान वगैरह क्या किया? तो सामान सब तख्त पे रख दिए हैं, ऊंचाई पे थोड़ा रख दिए हैं अपना, और बाकी अब पानी में हम लोग हल्के आ रहे हैं, जा रहे हैं. ये देखिए, स्कूल से लौट रहे हैं लेकिन अंदर जाना बहुत मुश्किल का सफर है इस पानी में, क्योंकि ये पानी गंदा भी बहुत है और इस पानी में होके जाना पड़ रहा है. तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. बरसात का मौसम शुरू हुआ है, अब सब परेशान हैं कि आने वाले दिनों में जब बारिश ज्यादा होगी तब यहाँ पर क्या हाल होगा. अयोध्या में आसमान से किस कदर आफत बरसी है उसकी एक और तस्वीर अब आपके सामने रखती हूँ. ये तस्वीर अयोध्या के श्री राम अस्पताल की है, जहां रोजाना ही सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं. लेकिन बारिश के बाद अस्पताल के कैंपस की स्थिति देखिए, ये तालाब बन चुका है. अगर आपको डॉक्टर तक पहुंचना है तो फिर इस दरिया को पार करके जाना होगा. मरीज से लेकर उनके तीमारदार बहुत परेशान हैं. इलाज कराना है तो जाना ही होगा, भले पानी के बीच में से होते हुए जाना पड़े. और लोग जा भी रहे हैं और इसी तरह से वो अस्पताल पहुंच रहे हैं. रामनगरी अयोध्या की ऐसी तस्वीर सामने आएगी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो सच्ची तस्वीरें हैं. अस्पतालों के अंदर पानी जा चुका है, डॉक्टर्स परेशान हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है वो परेशान है, जो मरीज हैं वो तो खैर परेशान हैं ही, उनके तीमारदार परेशान हैं. जगह जगह इस तरीके से जल भराव की समस्या लोगों के लिए मुसीबत बनकर
खड़ी हो गई है। रामनगरी अयोध्या में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद से ही अयोध्या में रोजाना बारिश हो रही है। भले ही बारिश ने अयोध्या के लोगों को राहत दी हो, लेकिन मुसीबत भी अपने साथ लेकर आई है। 22 जून को अयोध्या की अगर बात करें तो 102 मिलीमीटर बारिश हुई। वो पूरा रिकॉर्ड हम आपके सामने रख रहे हैं। 22 जून को 102 मिलीमीटर बारिश हुई। 25 जून की बात करें 176 मिलीमीटर बारिश हुई। और आज के दिन की अगर बात करें तो मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका मतलब तो यह है कि अभी अयोध्या के निवासियों के लिए संकट खत्म नहीं हुआ है। अयोध्या में बने हुए नए रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। यहां भी स्टेशन के बाहर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सामान के साथ ही पानी के बीच में से होकर गुजरना, स्टेशन तक पहुंचना, स्टेशन से बाहर भी निकलना, ये चुनौतियां हैं। अयोध्या का ये नया बना स्टेशन है और इस स्टेशन के बाहर और जो पुराना स्टेशन है उसके सामने सब पानी भर गया है। बहुत सारे पैसेंजर्स को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। धीरे धीरे थोड़ा पानी ये पंप मशीन से निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग पानी से निकल के आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संतलाल पाल है। कहाँ से आए? मैं तो यहाँ पे ऑटो चालक हूँ। अच्छा, मैं पानी कैसे भर गया स्टेशन? नहीं, पानी भरा, अभी नया निर्माण हुआ है तो पहले से पानी की निकासी के इंजीनियर समझ नहीं पाए कि पानी निकासी किधर होगा और कैसे निकलेगा। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो नीचे रह गई और बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई हो गई ना, उसके वजह से पानी अंदर रह गया, बाहर का पानी निकल जा रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। आप लोग जैसे कहाँ से आए हैं? हम लोग एमपी से आए हैं। अभी हम देख रहे थे बहुत मुश्किल से पानी। जी हाँ, पानी तो बहुत भरा हुआ है। दिक्कत तो जा ही रही है सभी को। बारिश के समय है, लेकिन जो बना है तो वो और अच्छे से बनना चाहिए था। पानी की व्यवस्था सही करना चाहिए। पानी का एग्जिट नहीं है। पानी के बीच से आप लोग आ रहे हैं? हाँ, पानी के बीच से आ रहे हैं। पानी का एग्जिट नहीं है यहाँ पे। छोटे बच्चों को लेके चलना तो मुश्किल हो रहा है। इतने से बच्चे हैं हमारे साथ, पहली बार आए हैं। तो यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये पुराना रेलवे स्टेशन है अयोध्या का और यहीं पे नीचे सब पानी भरा है। इसके बाहर ये पुराना रेलवे स्टेशन जाने की सड़क है जहां पर इस समय पानी भरा है। इसके बगल में ये नया रेलवे स्टेशन है, वहां से भी लोग निकल के आ सकते हैं, लेकिन जो लोग इधर से निकल के आ रहे हैं उनको इस पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है और सामान के साथ यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी, काफी ज्यादा दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में पानी लीक हुआ, इस पर योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई। तो उधर पटना से लेकर हजारीबाग तक नीट का पेपर लीक हो गया। इसमें सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन जारी रखा है। मैं आपको बताऊंगी कि पेपर लीक कांड में अब तक कितने अहम किरदार सामने आए, सीबीआई ने उनसे पेपर लीक के सारे राज कैसे उगलवाए। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस मामले पर ताजा अपडेट क्या है। सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई तीनों को कल रात हजारीबाग से लेकर पटना पहुंची। अब से थोड़ी देर पहले ही पटना में इनका मेडिकल चेकअप किया गया है। सीबीआई ने तीनों के अलावा पहले से गिरफ्तार 2 आरोपियों आशुतोष और मनीष प्रकाश का भी मेडिकल चेकअप कराया। इनमें आशुतोष और मनीष प्रकाश पहले से ही सीबीआई के रिमांड में हैं। अब सीबीआई हजारीबाग से गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों, स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पत्रकार को कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड मांगेगी। सीबीआई की टीम पिछले 4 दिन से हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम से पूछताछ कर रही है। ये वही स्कूल है जहां से पेपर लीक होने का शक है। पटना में नीट का जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला था, उसकी बुकलेट नंबर इसी स्कूल में थी। इस बारे में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से सीबीआई की टीम लगातार पूछताछ कर रही थी, लेकिन जब दोनों के जवाब संतोषजनक नहीं लगे तो सीबीआई ने कल उन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन दोनों के साथ साथ हजारीबाग के एक स्थानीय पत्रकार जमालुद्दीन की भी गिरफ्तारी हुई। इस पत्रकार के नीट पेपर लीक में बड़ी साजिश सामने आ रही है। नीट पेपर लीक कांड में अभी तक संजीव मुखिया के करीबी पकड़े गए हैं। जांच आगे बढ़ी तो हजारीबाग के स्कूल के प्रिंसिपल, जो पहले बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट और फिर सीबीआई के रडार पर आए। अब इसी केस में चौंकाने वाली एंट्री हजारीबाग के पत्रकार जमालुद्दीन की हो चुकी है। सवाल यह है कि जमालुद्दीन का इस मामले में आखिर रोल क्या है।
अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जमालुद्दीन हजारीबाग पेपर लीक के अहम कड़ी बनकर उभर रहा है। कहा यह जा रहा है कि जमालुद्दीन ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम के लगातार संपर्क में था। 1 मई से लेकर 7 मई तक, ये देखिए यहाँ पे जानकारी हमने दी हुई है, 1 मई से लेकर 7 मई तक लगातार इसकी बात हो रही थी। टेलीग्राम, व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये संपर्क में बना हुआ था। पेपर लीक का प्लान तीनों ने मिलकर ही तैयार किया था और देखिए उसके बाद आरोपी और प्रिंसिपल के बीच में संपर्क के तौर पर इसने काम किया। जो पूछताछ हुई तो पूछताछ में सामने आया कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप कॉल के जरिए आपस में चर्चा चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था। सभी ने अपने अपने फोन से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट्स को डिलीट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कुरियर कंपनी से जिस समय पेपर लीक होने का शक हुआ उस दौरान जमालुद्दीन कुरियर कंपनी के साथ भी संपर्क में बना हुआ था। जिस पत्रकार की हम बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कल खबर आई थी कि जमालुद्दीन के भाई सलाउद्दीन को भी सीबीआई ने हिरासत में लिया है। जमालुद्दीन और सलाउद्दीन दोनों हजारीबाग के एक अखबार में बतौर पत्रकार काम करते हैं, लेकिन आज सलाउद्दीन हजारीबाग ने अपने घर पर जो इंडिया टीवी का कैमरा देखा तो सलाउद्दीन ने कुछ भी बात करने से इनकार कर दिया। दोनों के पिता ने तो इंडिया टीवी से बात की, लेकिन अपने बेटों के बारे में उन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा। वो लगातार बचते हुए दिखाई दिए। जो जमालुद्दीन हैं उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जमालुद्दीन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया? ये हम नहीं बता सकते, हम सब कुछ नहीं जानते उसके बारे में। हाँ। हमको उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, क्या करते हैं दोनों भाई सलाउद्दीन और जमालुद्दीन? लोग प्रेस में हैं कहीं पर। हाँ। प्रेस में हैं। हाँ। तो ये कह रहे हैं सीबीआई की जो पेपर लीक हुआ है नीट का उसमें स्कूल के नहीं, सीबीआई बता रही है कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद करता था जमालुद्दीन, इस वजह से गिरफ्तार किया। नहीं, उसका बात नहीं है। वो सब बात नहीं है भैया। अच्छा, वो सब बात नहीं है कुछ। तो फिर क्यों पकड़ा है? आपको क्या लगता है? कैसे हम जाने क्या कैसे पकड़ा? हमको उससे मतलब नहीं कुछ। क्या बुलाया था कल दोनों भाइयों को सीबीआई ने? नहीं, हम लोग नहीं बता सकते कुछ। अच्छा, कब से ये लोग दोनों पत्रकार हैं, कहाँ पर काम करते हैं? हजारीबाग में जी। हजारीबाग में आजकल 20 बरस से। सीबीआई बार बार ये कह रही है कि जो पेपर लीक हुआ उसमें जो स्कूल है ओएसिस स्कूल, उसके प्रिंसिपल की मदद करता था जमालुद्दीन पेपर लीक करने। उस हम नहीं बता सकते कुछ भैया, आप क्या बात है, हम घर में रहते हैं बड़ा। नीट पेपर लीक केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस घोटाले में जितने किरदार है सभी के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। इस मामले में 4 सबसे अहम किरदार। पहला किरदार चिंटू, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का करीबी बताया जाता है। नीट क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकालने का काम भी चिंटू का ही था और पटना में छात्रों तक इस पेपर को पहुंचाने का काम भी इसी शख्स ने किया। अगला नाम आता है मुकेश का, जो छात्रों को लर्न एंड प्ले स्कूल लेकर गया। सभी अभ्यर्थियों का आईडी इसी मुकेश के पास था। परीक्षा के बाद छात्रों को सेंटर से लेकर आने की जिम्मेदारी भी मुकेश के ही जिम्मे थी। अगला नाम आता है एहसानुल हक का। नीट एग्जाम का सिटी कोऑर्डिनेटर है एहसानुल हक। सोचिए, जिसके पास जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन की थी, उसने स्कैम का कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छे से बैठाया था। 4 सेंटर्स पर एग्जाम कराने की जिम्मेदारी इसी एहसानुल हक की थी और इस स्कूल का प्रिंसिपल है एहसानुल हक, जो इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है। पूछताछ जारी है। अगला नाम इम्तियाज आलम का, एनटीए का ऑब्जर्वर है, ओएसिस स्कूल का सेंटर कोऑर्डिनेटर है और ओएसिस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल भी है। तो ये समझ लीजिए, ये इम्तियाज आलम और एहसानुल हक, इन दोनों का एक ऐसा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन था जिसने कि पूरा का पूरा पेपर लीक कंडक्ट करवा दिया। जिम्मेदारी थी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की और क्या किया? स्कैम किया। अब सवाल यह है कि आखिर ओएसिस स्कूल का प्रिंसिपल सीबीआई के रडार पर आया कैसे? सीबीआई ने किस आधार पर एहसानुल हक को गिरफ्तार किया, यह भी आपको बता दूं। पहली वजह तो यह है कि एनटीए के हजारीबाग के जो कोऑर्डिनेटर थे, जो जिम्मेदारी इनके कांधों पर थी, जानकारी ये आई कि इसके बगैर कहीं भी पेपर तो जा ही नहीं सकता था और इसी आधार पर पुलिस ने एहसानुल हक को रडार पर लिया।
एहसानुल हक पर जब सीबीआई को गहरा शक हुआ, क्योंकि हजारीबाग के एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी थी और एक कोऑर्डिनेटर की जानकारी के बिना कोई भी पेपर कहीं भी नहीं जा सकता। शहर में नीट का पेपर कहां कहां जा रहा है, पूरे मूवमेंट की जानकारी कोऑर्डिनेटर के पास ही होती है। स्कूल प्रिंसिपल पर शक की दूसरी वजह क्या थी वो भी आपके सामने। प्रश्न पत्र का पैकेट नीचे से कटा हुआ था। प्रिंसिपल ने एनटीए को इसकी शिकायत नहीं की। अगर मान लीजिए ये इतने ही ईमानदार होते तो फिर पैकेट अगर कटा हुआ था तो इसकी जानकारी आगे बढ़ा देते, एनटीए को ये रिपोर्ट कर देते, लेकिन एनटीए को रिपोर्ट नहीं की। एहसानुल हक पर सीबीआई को शक जो हुआ उसका तीसरा कारण यह था कि जब सेंटर पर प्रश्न पत्र पहुंचा तो डिजिटल लॉकर नहीं खुला, इसे काट कर खोलना पड़ा। डिजिटल लॉकर का ना खुलना सामान्य बात नहीं थी। इसका मतलब यह था कि प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ की गई थी। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल पर इसलिए भी ये शक गहराता गया क्योंकि 5 मई को नीट एग्जाम होते ही पेपर लीक की बात सामने आ गई और जैसे ही पेपर लीक की बात सामने आई, नीट पेपर के तुरंत बाद विदेश दौरा हो गया। यानी कि बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध यूनिट ने इसकी जांच शुरू की तो ये पाया कि एहसानुल हक छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चला गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि एहसानुल हक 1 हफ्ते के लिए इंडोनेशिया गया था और उसने बाली द्वीप पर छुट्टियां मनाई। अब सीबीआई ये सवाल पूछेगी कि इस विदेश दौरे का खर्च कहां से आया है, तो ये एक स्कूल के प्रिंसिपल ही खर्च कहीं ना कहीं से तो वहन किया गया होगा। कहां से आया ऐसा तो नहीं, वो जो छेड़छाड़ की गई है उसी से जो कमाए गए पैसे वहीं से विदेश का दौरा हुआ है। अब पूरे मामले में कुरियर एजेंसी का भी रोल सवालों के घेरे में है। ब्लू डार्ट कंपनी के जरिए पटना से प्रश्न पत्र हजारीबाग भेजा गया था, लेकिन शक यह है कि प्रश्न पत्र हजारीबाग में स्टेट बैंक पहुंचने से पहले ही ओएसएस स्कूल पहुंच गया। अब देखिए, बैंक से पहले स्कूल पहुंच गया प्रश्न पत्र, ओएसएस स्कूल के बाद बैंक भेजे गए प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्रों को पहुंचाने के लिए बकायदा ई रिक्शा बुक किया गया और कुरियर कंपनी से जो पैकेट बैंक गया, यानी कि ई रिक्शा जो पूरी बुकलेट जो लेकर बैंक पहुंचा, 2 घंटे लग गए उससे पहुंचने में। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत भारी बारिश हुई थी, रास्ते में दरिया बना हुआ था, तैर तैर कर किसी तरह ई रिक्शा चलाने वाला वो पहुंचा 2 घंटे में बैंक। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा था और इसी दौरान पेपर लीक होने का शक जताया जा रहा है। ई रिक्शा का नंबर सीसीटीवी में कैद हुआ और ड्राइवर से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। ई रिक्शा चालक का रोल फिलहाल पूरा सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जरूर है, ये जानकारियां तमाम सामने आ चुकी है और सीबीआई की जांच जारी है। नीट धांधली और पेपर लीक में सीबीआई का एक्शन तेज है। लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। पेपर लीक जैसी समस्या का समाधान होना ही चाहिए, लेकिन अब हर माँ बाप के लिए एक अलर्ट होने वाली खबर आपके सामने रख रही हूँ। अगर आप भी अपने मासूम बच्चों को कार में छोड़कर किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब जो खबर आपके सामने रखने जा रही हूं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और मेरा पूरा मकसद आपको अलर्ट करना है। दरअसल फरीदाबाद से दिल्ली आया हुआ एक परिवार मिठाई खरीदने के लिए दुकान के सामने रुका। हस्बैंड और वाइफ कार को स्टार्ट कर छोड़ देते हैं। बच्चे कार के अंदर ही थे और दोनों दुकान पर चले गए। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि वापस आने के बाद उनके होश उड़ गए। एक चोर जो ताक लगाकर बैठा हुआ था, बच्चों को कार के साथ ही लेकर वहां से फरार हो गया। फरीदाबाद के इस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, ये उनके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जीवन भर के लिए एक सबक था। दिल्ली घूमने के लिए आए इस परिवार ने मिठाई खरीदने के लिए लक्ष्मी नगर के हीरा स्वीट्स के सामने अपनी गाड़ी रोकी। फिर पति पत्नी दुकान के अंदर, बच्चों को सड़क पर ही कार के अंदर छोड़कर चले गए। और ऐसा नहीं है ये कोई पहली बार किसी ने किया होगा, ऐसे कई लोग करते हैं, हो सकता है आप भी करते हो। गाड़ी जो है बच्चों के हवाले छोड़कर फिर आप दुकान चले जाते हो कि भाई 5 मिनट का तो काम है, 10 मिनट का काम है, फटाफट करके आ जाएंगे। लेकिन इसी दौरान कार में जब बच्चे बैठे हुए थे, वो बदमाश ताक लगाकर, घात लगाकर बैठे थे। वो कार के अंदर दाखिल हुए, बच्चों को कहता है कि गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए जा रहा है और कुछ देर के ही बाद जब पति पत्नी दुकान से बाहर आए तो गाड़ी समेत बच्चे वहां से गायब मिले। जब वो कार में बैठी बच्ची को फोन करते हैं तो वो ये कहती है कि गाड़ी कोई अंकल भगा रहे हैं। तभी गाड़ी चला रहा बदमाश फोन लेकर उनसे कहता है कि आपकी बच्ची किडनैप हो गई है।
बच्ची को छोड़ने के लिए वो 50 लाख की मांग करते हैं। दिल्ली पुलिस ने बेहद अनोखे तरीके से हुई किडनैपिंग का मामला महज 2.5 घंटे में सुलझाया और किडनैप हुए दोनों बच्चों को उनके परिवार से मिला दिया। दरअसल मामला बीते शुक्रवार रात 10:30 बजे के करीब का है, जब फरीदाबाद की एक फैमिली अपने बच्चों के साथ जो है दिल्ली घूमने आई हुई थी और 10:30 बजे के करीब विकास मार्ग पर गाड़ी खड़ी करके रोड क्रॉस करके वो हीरा स्वीट्स में गए। हीरा स्वीट्स पर जाने के लिए उन्होंने मिठाई खरीदने के लिए वो गए और गाड़ी जो है स्टार्ट करके रखी और उस गाड़ी में उस दंपत्ति के 2 बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें एक की उम्र 3 साल और एक की जो लड़की है उसकी उम्र 11 साल थी। लेकिन तभी वहां पर एक शख्स आता है और गाड़ी में बैठता है और बच्चों को कहता है कि वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा है, जिसके बाद गाड़ी लेकर वो वहां से निकलता है और गाड़ी को कई जिलों से होते हुए पहले जो है विकास मार्ग से वो सीधा वजीराबाद पहुंचता है। वजीराबाद के बाद वो निरंकारी पहुंचता है और निरंकारी के बाद वो अशोक विहार से वो यूटर्न लेता है शालीमार बाग के लिए। शालीमार बाग के बाद बुराड़ी चौक के बाद मुकरबा चौक और मुकरबा चौक से के फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए सीधा जो सिंगू बॉर्डर की तरफ रास्ता जाता है अलीपुर की तरफ, वहां जाता है। अलीपुर में जो है खाली इलाका है एक जंगल नुमा, वहां पर वो गाड़ी पहुंचती है और उसके बाद वो वहां से बादली रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां पर गाड़ी छोड़कर वो फरार हो जाता है। वही कार है उन दंपत्ति की जिसमें वो अपने दोनों बच्चों को स्टार्ट गाड़ी में बैठाकर एसी चलाकर और मिठाई की दुकान के अंदर जाकर मिठाई लेने गए थे, लेकिन जब 10 मिनट बाद वो बाहर आए तो गाड़ी नहीं थी। तकरीबन 3 जिलों की पुलिस ने जो है कोऑर्डिनेशन रखा गया। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की 20 गाड़ियां इस गाड़ी का पीछा कर रही थी। 50 पुलिस वाले जो है वो इस पूरी टीम में शामिल थे। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट, इसके साथ साथ आउटर नॉर्थ और रेलवे पुलिस की भी जो है मदद ली गई। लेकिन लगातार जो आरोपी है वो बच्चों के पिता को ये धमकी दे रहा था कि अगर पुलिस वालों को बताया तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मार दिया जाएगा। लेकिन पिता जो है पूरे विश्वास के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से पुलिस को जानकारी नहीं दी है, जबकि पुलिस बच्चों के पिता के साथ ही थी। जब पति पत्नी को अपने बच्चों के किडनैप होने की खबर मिली तो वो सीधा पुलिस स्टेशन भागे। बच्चों के अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत एक्टिव मोड में आ गई। कार में मौजूद फोन की लोकेशन को पुलिस ने ट्रैक करके उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कई थानों में पुलिस ने गाड़ी का लगभग जो पूरी आइडेंटिटी थी उसको साझा कर लिया था और जब गाड़ी का पीछा किया गया तो ये मामला 2.5 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया गया। इस दौरान बच्चों के पिता और किडनैपर्स के बीच करीब 40 बार बात हुई। किडनैपर्स लगातार पैसे की मांग करते रहे, धमकी देते रहे, अगर पुलिस को बताया तो बच्चों को जान से मार देंगे। जब बदमाशों को यह लगा कि उनका बचना मुश्किल है तो वो सुमेरपुर बादली स्टेशन के पास ही गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गए। क्या पूरा मामला था? कहां के आप रहने वाले हैं? दिल्ली में क्यों आए थे? पूरी घटना बताइए। सर, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं। एक्चुअली में मेरी बेटी ने बोला कि उसको हीरा स्वीट से कुछ बंद कर रहा है कुछ खाने का, तो लक्ष्मी नगर एक्चुअली में कई बार हम पहले भी आए हुए हैं, तो मैंने कहा ठीक है कि हम आज छुट्टी होती है तो हम लोग घर से निकले और उसको लक्ष्मी नगर हीरा स्वीट्स पे कुछ खाने के लिए लेके आए। बाई चांस वाली बात है कि मैं गाड़ी से उतरा, उसके लिए काजू कतली लेने के लिए उतरा, तो मेरी वाइफ बोली कि मुझे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट आ रहा है, तो बाई चांस ये भी अपनी गाड़ी से उतर गई। क्योंकि गर्मी का टाइम है, गाड़ी में एसी चल रहा था, तो दोनों बच्चे थे, मेरे 2 बच्चे हैं और वो गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे, तो हम दोनों गाड़ी से उतर गए। हमने सोचा कि हम 2 मिनट 5 मिनट में लेके आ जाएंगे, लेकिन इतनी ही देर में जब हम वापस आए 7 से 8 या 9 मिनट हमें हार्डली हम वापस आए तो हमें हमारी गाड़ी वहां खड़ी नहीं मिली। तो जब मैं गाड़ी खड़ी नहीं मिली तो मैंने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया जो उसके पास फोन था, तो उसने फोन पहले तो नहीं उठाया, पूरी बेल गई, फिर उसके बाद जब दूसरी बेल गई तो उसने फोन उठा लिया। तो मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो तुम? तो उसने बोला पापा मुझे पता नहीं है, हमारी गाड़ी कोई अंकल चला रहे हैं। तो ये बोलते के साथ ही जो भी वहां पे शख्स था गाड़ी में जो चला रहा था उसने मेरी बेटी से फोन ले लिया और उसने सिर्फ एक ही बात बोली कि आपके बच्चे किडनैप हो गए हैं। और मैंने बोला तो आपको क्या चाहते हो आप मुझसे? तो मैं तो आपको नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं इतनी दूर से हूँ, तो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, अगर आप 50 लाख नहीं दोगे तो हम आपके बच्चों को खत्म कर देंगे। तो मैं घबरा गया, मैंने तुरंत फोन काटा और 112 नंबर पे फोन किया।
सामने ही पुलिस की जिप्सी खड़ी थी। मैं तुरंत भाग के जिप्सी के पास गया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि सर सामने लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन है, वहां चले जाइए। मैंने ऑटो पकड़ा और मैं यहाँ आ गया। मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो तुरंत जैसे ही मैं आया, हार्डली 2 या 3 मिनट के अंदर तुरंत कार्रवाई हो गई। की गाड़ी में थी, पूरा स्टाफ आपके साथ भी था, आपके हस्बैंड भी थे। आप पूरी घटना के बारे में सर, जैसे मेरे हस्बैंड ने आपको बताया बिल्कुल सेम वैसे ही था। एक एसएचओ साहब के साथ मैं थी, एक एसएचओ साहब के साथ हस्बैंड थे, और जो मेरे साथ एसएचओ साहब थे वो ऑलमोस्ट 20 to 25 एरियाज में बोल चुके थे कि यहाँ से ट्रैक करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो। उन्होंने पूरे सोर्स लगा दिए थे कि हमारे बच्चों को जैसे भी हो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, और वो मुझे साथ साथ अपनी सिंपैथी और मेरे को भी हौसला बना रहे थे कि मैं भी पैनिक ना हूं, मैं ज्यादा नहीं उस चीज को वो करूं। उन्होंने पूरा टाइम हमारा साथ दिया। दिल्ली की सड़क पर पुलिस और किडनैपर्स के बीच लुका छुपी का ये खेल करीब 2.5 घंटे तक चलता रहा। आगे आगे किडनैपर्स और पीछे पीछे पुलिस की टीम। बच्चों को छुड़ाने के लिए पुलिस ने 20 गाड़ियों से बदमाशों का करीब 200 किलोमीटर तक पीछा किया। एटीएफ, एसटीएफ और आरपीएफ के इस जॉइंट ऑपरेशन में 50 पुलिसकर्मी शामिल थे। किडनैपर्स बॉर्डर क्रॉस न कर पाए, इसके लिए पुलिस ने टोल पर भी अलर्ट जारी कर दिया था। पहले किडनैपर्स अशोक विहार की तरफ भागे, फिर मुकरबा चौक, फिर अलीपुर, और जब किडनैपर्स चारों तरफ से बुरी तरह से फंस गए तो फिर वो कार छोड़कर पैदल वहां से भाग गए। अवनीश जी, पूरा मामला क्या है ये, जिसमें 2 बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे और माता पिता एक शॉप के अंदर थे और फिर उनका किडनैप हुआ, क्या मामला है? कल 28 तारीख को रात के 10:30 बजे हमें सूचना मिलती है कि 2 बच्चों की किडनैपिंग हो गई है। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो पाते हैं कि एक फैमिली जो फरीदाबाद से आई हुई थी घूमने, वो हीरा स्वीट्स के सामने गाड़ी खड़ी करके पेरेंट्स बच्चों को गाड़ी में छोड़ के मिठाई खरीदने दुकान के अंदर गए। इस दौरान एक शख्स गाड़ी को लेके बच्चों को किडनैप करके वहां से फरार हो गया। गाड़ी ऑन थी, इसलिए उसको, जबकि गाड़ी की की जो थी फादर के पास थी, और उसको लेके वो वहाँ से निकल गया। इमीडिएटली हमने अपनी टीम्स फॉर्म की, जिसमें हमारा एएनएस का स्टाफ, स्पेशल स्टाफ, एटीएस का स्टाफ, थाना सकरपुर, थाना लक्ष्मी नगर, एसीपी मधु विहार, और सभी टीम को मोबिलाइज किया। बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ कोऑर्डिनेट किया हमने, और टेक्निकल सर्विलेंस और तमाम हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए हमने ये ऑपरेशन चलाया, और 2 से 2.5 घंटे के ऑपरेशन चले उसमें, और हम बच्ची को रिकवर कर पाए। सर, एक चीज ये जानना चाहिए, क्या ये जो आरोपी है जो पूरी इस वारदात को अंजाम दिया, जिसने, वो परिवार को पहले से जानता था, यानी कि इसने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इस गाड़ी में ही जो है बच्चे हैं, और ये क्या पहले से कितने घंटे से वहाँ इंतजार? वो सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक की जा रही है, तो सारा उसका जो मूवमेंट है वो किस समय से वहाँ पे मौजूद था, और वो सब चीजें एस्टेब्लिश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितने किलोमीटर तक जो है आरोपी का पीछा किया, कितनी गाड़ियां पुलिस की इस ऑपरेशन में लगी हुई थी, कितना स्टाफ इसमें लगा? इसमें हमारी लगभग 20 गाड़ियां थी, और 40 से 50 के बीच में हमारा स्टाफ इसमें एंगेज था ऑपरेशन में, और 2 से 2.5 घंटे ऑपरेशन ये चला है। लगभग 150 किलोमीटर के आसपास, इसमें 150 से 200 किलोमीटर की टोटल हम चेसिंग के बाद हमने इसको। कितने जिलों से आपने कोऑर्डिनेट किया, और क्या रेलवे पुलिस का भी कुछ योगदान मिला? हाँ, इसमें आरपीएफ से भी हमें सपोर्ट मिली, और आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से भी हमें सपोर्ट मिली, और वी आर थैंकफुल टू देम फॉर दैट। तो ये क्या लगातार बार-बार रूट जो है चेंज करना था? हाँ, यहाँ से अशोक विहार, वजीराबाद अशोक विहार रूट लेते, मुकरमा चौक से वो होते हुए वापस फिर समयपुर बदली रेलवे स्टेशन तक पहुंचा। तो इसने रैंसम कॉल कैसे की, अपने फोन से की, जो परिवार, जो बच्चों के पेरेंट्स से? जो बच्चों के मदर थी, उसका फोन गाड़ी में था, उसी के द्वारा उसने रैंसम कॉल की जब कम्युनिकेशन हुआ था। कितने पैसे की मांग की? 50 लाख रुपए की उसने रैंसम की। तो बच्ची और जो 3 साल का उनका उसका भाई था, वो भी उस वक्त गाड़ी में था, तो बच्ची का स्टेट ऑफ माइंड क्या था, बच्ची इसे कैसे डील कर रही थी? बच्ची काफी बहादुर है, स्ट्रांग है, उसने सिचुएशन को बड़े अच्छे से टैकल किया, और अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपने भाई का भी ढांढस बंधाया उसने, और बच्चों को कोई हार्म नहीं पहुंचा। इस पूरी घटना से 2 बातें तो बड़ी क्लियर हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि अब माता पिता को अपने बच्चों को गाड़ी के अंदर छोड़कर किसी काम करने के लिए नहीं जाना है, बल्कि गाड़ी को लॉक करके उसे सही जगह पार्क करके फिर अपना काम करना है, जिससे कि इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। और दूसरी बात ये कि इसमें पुलिस वालों को शाबाशी देनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद अदा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की तत्परता उन्होंने दिखाई, एक पूरे परिवार को उन्होंने बिखरने से बचा लिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मशहूर कथावाचक ने मथुरा के राधा रानी मंदिर में नाक रगड़ कर माफी क्यों मांगी, इस खबर पर डिटेल देंगे इस ब्रेक के बाद।